स्वागत है भैया भाई स्टार्टिंग पॉइंट पर भी बोलने लग गया। जींद के सभी पत्रकार बंधुओं का। जुड़ जाएगा अभी देश के अंदर इधर से पीछे कर लोकसभा का चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को केवल और केवल विकास के मुद्दे पर, गरीब, किसान, युवा, महिला, इसकी तरक्की और कल्याण के मुद्दे पर लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का पिछले कुछ दिनों से हम सब लोग व्यवहार देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से उस विकास के एजेंडे को, जन कल्याण के एजेंडे को, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो इस प्रकार के एजेंडे को बदल करके उनका जो पुराना तुष्टीकरण का खेल होता है, एक तो उस तुष्टीकरण के खेल के ऊपर इस चुनाव को केंद्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और तथाकथित गठबंधन अलायंस, गठबंधन इंडी अलायंस, इन्होंने जिस प्रकार की भाषा बोलनी शुरू करी है, उसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि इनकी नजर देश की जनता के खजाने के ऊपर है, उसकी संपत्ति के ऊपर भी है। ये समय समय पर इस प्रकार की जो इनकी स्टेटमेंट आती है, उससे एक बात और स्थापित होती है कि नेहरू गांधी परिवार शुरू से ही इस देश के अंदर वो साम्राज्यवादी परंपरा जिसको खत्म करके लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण हुआ, उसी साम्राज्यवादी परंपरा को स्थापित करना चाहता है, उसी साम्राज्यवादी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता है। उनको इनकी जो अलग अलग समय पर इनकी स्टेटमेंट है, इनके भाषण है, इनके वक्तव्य हैं, इनका चुनाव घोषणा पत्र है, इस सारे से इस बात की झलक मिलती है कि इन लोगों को आम जनता से किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है। देश की गरीब जनता का भला किस प्रकार से हो, किसान को किस प्रकार से उसका स्तर उठा करके देश की मुख्य धारा में लेकर के आने का जो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया, उसके ऊपर काम करने की बात हो, इनसे कोई मतलब नहीं। और इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी समय समय पर इस प्रकार की बातें करती है और अपने जो इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि इस देश में बहुसंख्यक वाद की कोई जगह नहीं है। इन्वर्टेड कॉमास कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की बातें करती है। यानी कि जो बात कभी उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कही थी कि इस देश के संसाधनों के ऊपर पहला अधिकार अल्पसंख्यक और खास करके मुस्लिम समाज का है, और आज ये बात कहना कांग्रेस का अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये बात कहना कि बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है, उनका एजेंडा दिखाता है, आज का एजेंडा नहीं। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से इस प्रकार के एजेंडे पे काम करती आ रही है। तुष्टीकरण के एजेंडे पे कांग्रेस काम कर रही है और उल्टा आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ये सांप्रदायिक पार्टी है।
अगर हम इनकी मोटी मोटी बात करें तो ये देश की जनता इस बात के ऊपर अपना मत प्रकट करे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी इतने लंबे समय से देश के अंदर राज कर रहे मोदी जी के नेतृत्व में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी नीति सरकार ने इस प्रकार की योजनाएं नहीं बनाई जो केवल और केवल किसी जाति विशेष के लिए हो। समाज के सभी वर्गों का भला किस प्रकार से हो, सभी वर्गों का कल्याण किस प्रकार से हो, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इस बात को लेकर के चलती है। अभी कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि हम जो एससी, एसटी, बीसी, ओबीसी इसको 50% आरक्षण की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बदल करके और उसमें अल्पसंख्यक खास करके मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की बात वो लोग कहते हैं और आरक्षण की व्यवस्था को 90% तक लेकर के जाने की बात करते हैं। तो इसमें आपके माध्यम से मैं आम जनता तक भी बात पहुंचाना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के मित्रजनों से एक बात पूछना भी चाहूंगा कि फिर ये रिजर्वेशन कटेगा किसका? इसका मतलब आप एससी का, एसटी का, बीसी, ओबीसी का अधिकार काट करके आप एक विशेष वर्ग को देना चाहते हैं जो आपकी तुष्टीकरण की राजनीति का अहम हिस्सा है, जिसकी चर्चा मैंने की डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय और उससे पहले की आप लोगों की योजना है और आप उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर हम इन मोटी मोटी बातों को जोड़ करके देखें तो कांग्रेस पार्टी देश को जात उपजात इस प्रकार के अलग अलग समूहों में और सांप्रदायिक वर्गीकरण करके देश के जो हमारी सनातन परंपरा है जिसमें सामूहिक रूप से आगे बढ़ने की व्यवस्था है उसको तोड़ने का गहरा षड्यंत्र है। इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं कि एक देश एक कानून, एक देश एक व्यवस्था। दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सर्व समाज को साथ लेकर के किस प्रकार से आगे बढ़े, सबका भला किस प्रकार से हो, इस बात के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी ये तथाकथित इंडी अलायंस के नेता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को सांप्रदायिक कहते थकते नहीं है, जो खुद सांप्रदायिकता की बात करते हैं। और इसी प्रकार से ये लोग ये भी कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के लिए अलग से बहुत सारे विषयों के अंदर कानूनी छूट देने का काम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? चाहे वो अलग से कुछ छूट देने की बात हो, आरक्षण को तोड़ मरोड़ करके उसमें से एससी, एसटी, ओबीसी, बीसी का हिस्सा कम करके विशेष समुदाय को देने की बात हो, तो इसका अर्थ केवल एक ही समझना चाहिए कि सीधा सीधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान की रचना की थी उस संविधान को पूरी तरह से ये लोग बर्बाद करना चाहते हैं, ये लोग खत्म करना चाहते हैं। और सीधा सीधा इन्होंने एक बात कह दी कि अल्पसंख्यक समाज खास करके मुस्लिम समाज को 15% आरक्षण देने का काम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस देश के अंदर जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था उसमें समाज के दबे कुचले वर्ग को आरक्षण देने की बात की थी, उसमें धर्म आधारित आरक्षण कहीं भी नहीं था। अब वो धर्म आधारित आरक्षण देकर के बाबा साहेब भीमराव का अंबेडकर जी का अपमान करने का काम कर रहे हैं। इस बात के ऊपर देश की जनता मुझे लगता है विचार करेगी और अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने हम लोगों को दिखाई देता है कि देश के अंदर
जो धर्मांतरण का दौर है, वो दौर जिसको समाज ने रोक करके रखा है। अगर इस प्रकार की व्यवस्था होती है, धर्म आधारित आरक्षण देने की बात होती है, तो तब देश के अंदर धर्मांतरण की होड़ लग सकती है। बहुत बड़ा खतरा हमारे देश के सामने मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के एजेंडे की मैंने बात की है, मुझे लगता है कि ये देश की जनता अब इस एजेंडे को समझने का प्रयास करना उसने शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग इन नेताओं की जो बयानबाजी सुन रहे हैं और आम जन सुन रहा है, उस बयानबाजी के ऊपर नीचे लोगों ने विचार करना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना फिर वो तुष्टीकरण का खेल शुरू कर दिया है और हरियाणा की जनता और देश की जनता इनकी बातों के ऊपर बारीकी से गौर करेगी और देश की जनता के मन के अंदर एक बात भी उठने लगी है, ये देश जिनका है, कानून और योजनाएं उनके आधार पे बने, देश के जो संवैधानिक ढांचा है, उस संवैधानिक ढांचे के आधार पर हमारे संविधान के निर्माताओं, खास करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जिस प्रकार से दबे कुचले समाज को आगे बढ़ाने का एक प्रयास शुरू किया था, उसी आधार पर देश को आगे बढ़ना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 सालों के अंदर देश की व्यवस्था को इसी आधार पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कैसे देश के गरीब तबके को आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की योजनाएं लेकर के आने का काम किया। तो आज मैंने आप सबके माध्यम से ये बात कहने का प्रयास किया है, वो बात आपके माध्यम से जनता तक भी जाएगी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व तक भी ये बात जाए कि आज देश की जनता हर बात को बहुत बारीकी से देख रही है। इतनी बात मैंने आपके सम्मुख रखनी थी। बराड़ साहब, आपने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, एक तरफ आप कह रहे हो कि 370 के पार, फिर आप उनसे डरे हुए क्यों? जब उनकी सरकार ही नहीं होगी तो क्या कर सकते? सरकार आपकी आनी है, कहीं ना कहीं आपके मन में भय है। देखिए, भय किसके मन में होता है? जो लोग चुनाव से भागने से लेकर के, देश के नेतृत्व से लेकर के बूथ का कार्यकर्ता मैदान में 10 के 10 कैंडिडेट मैदान में है, ये डर भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है, डर तो कांग्रेस पार्टी रही है, जिसको ये नहीं सूझ रहा कि किस लोकसभा से किस प्रत्याशी को लेकर के आया जाए। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो जनहित की लोकप्रिय योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन हुआ, उनके क्रियान्वयन से उनको डर लगता है कि आम जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है, या फिर उनको दूसरा डर उनकी अंदर खाते जो पार्टी के अंदर टूट है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और प्रदेश स्तर और स्थानीय स्तर तक, और दूसरा तथाकथित इंडी अलायंस, उसके अंदर जिस प्रकार की घबराहट है, जिस प्रकार का डर है, तो डर उनके अंदर है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल और केवल विकास के एजेंडे पे, जन कल्याण के एजेंडे पे, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के एजेंडे पर अपने चुनाव को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन ये तो काम कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, इंडी अलायंस ने शुरू किया। बराड़ साहब, युवा जो कहते हैं कि जब देश का प्रधानमंत्री ऑनलाइन गेमिंग के लिए बच्चों को, युवाओं को प्रमोट करता है तो देश किस दिशा में जा रहा है? जबकि युवाओं के लिए तो रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। युवाओं में इस विषय को लेकर रोष है। मतलब देखिए, नरेंद्र मोदी जी पिछले, जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय की बात करें, या उनके प्रधानमंत्री के 2 टर्म के कार्यकाल की बात करें, नए आइडिया युवाओं को किस प्रकार से दिए जाएं, कैसे युवाओं को नई तकनीक के साथ जोड़ा जाए, इस बात का प्रयास उनका रहता है। और मैं समझता हूं
कि जब दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना दुनिया के अंदर फैली तो एक नई तकनीक उनके नेतृत्व में आगे बढ़ी। वो पहले से थी लेकिन जनता उसका उपयोग नहीं करती थी। आज हम वर्चुअल बैठकें कितनी करते हैं, काम कितना आसान हो गया है। नरेंद्र मोदी जी का फोकस केवल इन्हीं बातों के ऊपर है, युवाओं को भटकाने के लिए नहीं है, किसी को भटकाने के लिए नहीं है, उनको ठीक दिशा देने के लिए और नई तकनीक के साथ जोड़ करके जो दुनिया आज इतनी बड़ी होते हुए भी आपस में इतनी मजबूती के साथ जुड़ी है नई तकनीक के माध्यम से, केवल उसको जोड़ करके उसके माध्यम से खुद का ज्ञानवर्धन करना और उसका उपयोग देश की तरक्की में और स्वयं की तरक्की के अंदर करना, इतना उनका मकसद रहता है। बाबा जी आज तो जी। किसके लिए खतरा मानते हैं, कांग्रेस या बीजेपी के लिए? देखिए, भारतीय हालांकि वोट करो किसी को भी दो। देखिए, ये बात मोदी जी आज नहीं कह रहे हैं या कोई अन्य पार्टी का नेता आज नहीं कह रहा है, ये देश की जनता का, जागरूक जनता का मत सबसे बड़ा एक अधिकार है। इसी अधिकार के कारण से हमारे देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। इसी व्यवस्था के चलते देश की जनता के मन के मुताबिक सरकारें चुनी जाती हैं, इसलिए बातें कही जाती हैं। हाँ, वो विश्लेषण का विषय है कि मतदान कम कहाँ हुआ, लेकिन और क्यों हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई खतरा नहीं है। तो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के आदरणीय नाते मोदी जी कहते हैं और एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते मैं भी कहता हूं कि वोटिंग सबका अधिकार है, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करनी चाहिए। बराबर जी, आज आपने जो प्रेस वार्ता की है जी, उसका मुख्य फोकस रहा है कांग्रेस का घोषणा पत्र जी, और आपने अपने करीब करीब 17-18 मिनट के संबोधन में जब आप बोल रहे थे जी, उसमें 27 से 28 बार मुस्लिम शब्द का प्रयोग किया है। जी। कांग्रेस के आला नेताओं का मैंने पढ़ा और वीडियो भी आया है कि उनके घोषणा पत्र में मुस्लिम शब्द नहीं है। अल्पसंख्यक जो शब्द है वो केवल मुस्लिम के लिए नहीं आता, वो दूसरे जैन हैं या और दूसरों के लिए भी आता। आपका फोकस मुस्लिम पे और तुष्टिकरण पे ही क्यों? इसका मतलब आप कांग्रेस के घोषणा पत्र से डर गए और बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है? देखिए, जनता के सामने सच्ची बात लेकर के आना ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, देश के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ये मैं नहीं कहता, ये देश का संविधान कहता है कि देश के अंदर धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता। ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब संविधान के अंदर लिख करके गए और कांग्रेस पार्टी बेशक अल्पसंख्यक का प्रयोग कर रही है, लेकिन उनका जो हिडन एजेंडा है वो बार बार सामने आया है, इस बार भी सामने है। हम उसके हिडन एजेंडे का पर्दाफाश करके रहेंगे, जनता तक की बात पहुंचा करके रहेंगे। लेकिन उनका साफ कहना है कि जिस तरह का आपने 50% आरक्षण की बात करी है, सब उसमें उनके मैनिफेस्टो में तो कहीं नहीं लिख रखा आगे इनका घटा के इनको दिया। देखिए, आप उनके अलग अलग वक्तव्य पढ़ें, आप उनके घोषणा पत्र के अलग अलग बिंदुओं के ऊपर गौर करें तो बात बिल्कुल स्पष्ट आएगी कि कांग्रेस पार्टी का मंतव्य क्या है। सर, मुस्लिम भी तो देश के नागरिक हैं। मुस्लिम नागरिक हैं। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर हर घर नल से जल योजना लागू करी। क्या, एक मिनट सुनिए आप पूरी बात, क्या उसमें यह है कि हिंदू के घर में पानी जाएगा कि मुस्लिम के घर में नहीं जाएगा? सबके घर में जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना वैश्विक महामारी, दुनिया की सबसे बड़ी महामारी, उसमें फ्री वैक्सीन दी और केवल भारतीय नागरिकों को नहीं दी। ऐसे देश जो गरीब मुस्लिम देश है वहां भी फ्री में उपलब्ध कराने का काम किया। प्रत्येक भारतीय मुस्लिम को या अन्य धर्मावलंबी को वो फ्री में वैक्सीन लगी। आज 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज दे रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम के आधार पे नहीं दिया जा रहा। आज भविष्य के लिए जो एजेंडा सेट किया है वो केवल हिंदू मुस्लिम के आधार पे नहीं है। हाँ, लेकिन जो संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने व्यवस्था करी कि देश के संसाधनों पर एक विशेष वर्ग का अधिकार, यानी कि मुस्लिमों का अधिकार नहीं होकर के गरीब व्यक्ति का अधिकार, आम आदमी का अधिकार, हम इसकी बात करते हैं। बराला जी ये सारा, ये आपने अभी कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसकी शुरुआत हुई तुष्टिकरण की, फिर सीएए से क्या मैसेज आ रहा है? देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बहुत क्लियर है। इस दुनिया के अंदर जो हमारे आसपास के देश जो कभी भारत का हिस्सा होते थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उसके अंदर
चाहे हिंदू थे, चाहे सिख थे, चाहे जैन थे, चाहे बौद्ध थे, उनका तुष्टीकरण हुआ वहां पर, उनकी प्रताड़ना हुई। वहां पर बार बार जो सांप्रदायिक दंगे होते थे, इनको अपने परिवार वहां पर गंवाने पड़े, और वो इस डर के कारण से वो भारत के नागरिक बनना चाहते थे। भारत में आकर के उन लोगों ने शरण ली। दुनिया में केवल भारत ऐसा देश है जहां इन वर्गों के लोग अपने मन और मत के आधार पर रह सकते हैं, बेहतर नागरिक हो सकते हैं, और इसीलिए भारत में आकर के वो शरण लेते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों के लिए तो वो देश, उनके देश सारी व्यवस्थाएं करते हैं। जब हमारे उस समय के अखंड भारत के नागरिक दूसरे देश के अंदर उनकी प्रताड़ना होती है, तो इस देश की जिम्मेवारी बनती है, नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जो भारत के अंदर वो नागरिक आए हैं उनको संरक्षण दिया जाए। ये बात इसलिए भारतीय जनता पार्टी ठोक बजा करके करती है। और ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, ये देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, अमित शाह जी भी कहते हैं, इसको 100% लागू करने का काम और डंके की चोट पर लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार भविष्य में करेगी। तो सीधा सीधा ये है बराड़ा जी, आपके जो मुसलमान इस देश में पहले रह रहे हैं वो आपका टारगेट है, और बाहर से मुसलमान वो उनको आप नागरिकता दे रहे हो। देखिए, आप शायद अपने विषय को स्पष्ट नहीं कर पाए। भारत का जो मुसलमान है वो भारत का नागरिक है। भारत के संविधान ने जो उनको अधिकार दिए हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन अधिकारों का संरक्षण हो, उनको सुरक्षा मिले, इस बात को अपने एजेंडे में रखा, लेकिन तुष्टीकरण को नहीं रखा। तुष्टीकरण नहीं है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कहीं भी। बराड़ा जी, एक ग्रामीण क्षेत्रों में जी अपने कैंडिडेटों का विरोध हो रहा है जी, उसको लेके क्या? देखिए, वैसे मैं इसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन इसको इसी पे केंद्रित रखें, इस एजेंडे के ऊपर तो अच्छा है। मैं आपको अलग से इस बात का जवाब भी दे दूंगा, लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं हो तो फिर मैं उसको आपके सामने ब्रीफ भी कर सकता हूं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हमारे उम्मीदवार अपनी बात कहने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ हमारे भाई, किसान भाई भी उसमें हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग भी हैं, सब तरह के लोग हैं उसमें, वो अपनी बात कहते हैं, लेकिन उनको अपनी बात एक सीमित दायरे के अंदर रखें, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर रखें तो अच्छा रहेगा। अब कोई समय नहीं है, अब कोई जो तत्कालिक मुद्दा है उसको लेकर के कोई बात नहीं हो रही है, ना बिजली को लेकर के कोई बात है, ना पानी को लेकर के कोई बात है, ना मंडी की व्यवस्था को लेकर के बात है, कहीं कोई बात नहीं है। ये सारी की व्यवस्थाएं सारी सुचारू रूप से चल रही हैं। उनकी कुछ इस प्रकार की जो मांगे हैं जो आज के दिन कोई सुन करके पूरी तो कर नहीं सकता। इसलिए मेरा एक आग्रह है कि जब समय आएगा चुनाव के बाद रखें अपनी बात। नहीं, बराड़ा जी वो कह रहे हैं कि हमें दिल्ली जाने के रोक दिया गया, हमें दिल्ली नहीं जाने दिया, हम आपको गांव में नहीं आने दे रहे, वो ये कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके ऊपर हम अलग से भी एक प्रेस कर सकते हैं। आज मेरा एक आग्रह है आप लोगों से कि इसी के ऊपर मैं बार बार आऊंगा, मैं बार बार आऊंगा चुनाव में। एमपी साहब उसी मुद्दे पे आते हैं। आपने कांग्रेस की घोषणा पत्र में बात करी, मोदी सरकार के कामों की बात करी। 2014 में मोदी सरकार का मुख्य मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी था। 10 साल में महंगाई और बेरोजगारी पर आप कितना अंकुश लगा पाए? क्यों महंगाई बढ़ पाई? देखिए, कोई भी सरकार नहीं चाहती किसी भी रूप में महंगाई और बेरोजगारी को कोई बढ़ावा मिले। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिनके कारण से महंगाई बढ़ती है। वो देश के भी मुद्दे ऐसे होते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, और देश से बाहर के यानी कि दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं जिसको हम कहते हैं। लेकिन इतना बड़ा जो एक भयंकर त्राही का दौर रहा, कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी, उस दौर से देश को निकाल करके लेकर के आना और महंगाई को अपेक्षाकृत कंट्रोल रखना। मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं, अगर देश का नेतृत्व किसी और व्यक्ति के हाथ में होता तो महंगाई किस स्तर पे होती, इसका अंदाजा लगा करके व्यक्ति की, सामान्य व्यक्ति की रूह कांप उठती है। महंगाई को कंट्रोल में भी रखा और देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी 8% के आसपास देश की रहे। दुनिया की अर्थव्यवस्था और उनकी जीडीपी का हाल क्या हुआ? बड़े बड़े विकसित और विकासशील देश, उनकी अर्थव्यवस्थाएं भरभरा करके धराशायी हो गई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
देश की 125 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या के पुरुषार्थ के कारण से आज हमारे देश की जीडीपी भी मजबूत है और हम हर प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी को कंट्रोल करने की स्थिति में है। आज देश का जो आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ है, आपके जींद के अंदर से ही कितने नेशनल और एक्सप्रेस हाईवे, सुपर एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे अब आप लोग आपके गुजरते हैं। नहीं, मैं लोग को राष्ट्रीय है, जींद में आगे ना, मैं राष्ट्रीय मुद्दे की बात कर रहा हूं। आपने में बेरोजगारी की बात करी, आप सुनोगे तो आपको ध्यान में आएगा इनके कारण से कितने रोजगारों का सृजन होता है। देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का रोटेशन घूमता है और वो घुमाने के लिए स्वदेशी पूंजी निवेश और विदेशी पूंजी निवेश अगर सबसे ज्यादा हुआ है तो इन 10 वर्ष के कार्यकाल के अंदर हुआ है। अगर कोई कारखाना जींद के अंदर लगता है, देश के किसी भी कोने के अंदर लगता है, निश्चित रूप से उसके कारण से अर्थव्यवस्था का रोटेशन तो घूमता ही है, स्वरोजगार के रोजगार के अवसर भी उसके अंदर से पैदा होते हैं। आज हमारा देश जो कभी, उस पर ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा, लेकिन उदाहरण के तौर पे कहूंगा, हमारा सैनिक साजो सामान, सैनिक उपकरण, उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर के और जो उनकी गन होती है वहां से लेकर के और बड़े बड़े लड़ाकू जो जहाज हैं, वो आम तौर पे ज्यादातर सामान बाहर से आता था। देशी निर्मित उपकरण इस देश के अंदर हों, सैनिकों के पास हों, उसके कारण से 2 हमारे लक्ष्य पूरे हुए। एक तो स्वदेशी उपकरणों का और हमारे ही वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किए उपकरणों का प्रयोग हमारी देश की सेना कर रही है। दूसरी तरफ इसके कारण से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। हम आज आयात नहीं निर्यात कर रहे हैं। धन्यवाद।